Hello students, welcome to CR Math Solution. So students, in last video we had discussed about complex number. Okay, complex number हमने पढ़ा था and we almost completed exercise 5.1. 5.1 exercise भी हमने complete कर ली थी. So now 5.2 exercise करने से पहले we had to know about Argand plane and polar representation of a complex number. Okay. This is a very interesting topic of complex number and quadratic equation chapter. So start करते हैं आज का वीडियो which is about Argand plane and polar representation of a complex number. इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. So what is Argand plane? Okay, Argand plane के बारे में बात करने से पहले हमने अभी तक पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, आपको यहाँ पर दो प्लेन दिख रहे होंगे. ठीक है, दोनों प्लेन की स्ट्रक्चर सेम है, बट इनमें से अभी हम जब ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट को तो वो कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा, और अनदर प्लेन उसमें हम ड्रॉ करेंगे कुछ तो वो क्या बन जाएगा, आर्गन प्लेन बन जाएगा. देखो कैसे. इस वाले प्लेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो कार्टेशियन प्लेन अगर मैं इसको एज्यूम करूं, कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते थे, किसी भी पूरे प्लेन में चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. किसी भी प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट में अगर मैं पॉइंट डिनोट करूं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाइक क्या करेगा, x, y. ठीक है, x, y का मीन्स होता है कि इस पॉइंट की जो P पॉइंट है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, एंड y सॉरी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, y है. ओके, x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है इसकी, y है, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है इसकी, x. यही होता है. ठीक है, px, y का मीनिंग है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, मतलब x एक्सिस से ये y डिस्टेंस पर है, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इसकी y है. इट मींस कि x एक्सिस से y डिस्टेंस पर है, y एक्सिस से x डिस्टेंस. ठीक है, ये तो बात हुई कार्टेशियन प्लेन की. सो कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी किसी पॉइंट को डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं उसके वो क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को ड्रॉ करूं, मान लो Q पॉइंट है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y आपके दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, -x, -y. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट को आप ड्रॉ करना चाहो तो क्या हो जाएगा वो x, -y. इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप किसी पॉइंट को ड्रॉ करो तो वो क्या होगा, -x एंड y. यही होगा. ये बात हुई कार्टेशियन प्लेन की. अब बात करते हैं आर्गन प्लेन की. ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कार्टेशियन प्लेन, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के जैसा ही, ठीक है, स्ट्रक्चर तो वैसी है. क्या होता है, हमारा आर्गन प्लेन होता है. ओके, आर्गन प्लेन. आर्गन प्लेन की क्या खासियत है, आर्गन प्लेन में भी आपके चार क्वाड्रेंट तो होंगे. आर्गन प्लेन में क्या है, अगर आप मान लो यहाँ पर कोई P पॉइंट डिनोट कर दो, कोऑर्डिनेट वो उसके भी वही रहते हैं x, y. बट यहाँ पर x, y का मीनिंग ये है, अगर मैं किसी पॉइंट पर किसी भी पूरे प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट डिनोट कर दूं, x, y, a, b कुछ भी, इट मीन्स उस पॉइंट से एसोसिएटेड एक आपका वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + iy. ध्यान से समझना, x, y अगर मैं एक पॉइंट डिनोट कर रही हूँ आर्गन प्लेन में, इसका मीनिंग है कि उस पॉइंट से एसोसिएटेड मीन्स या उससे बना हुआ, उन पॉइंट से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर क्या है, लाई कर रहा है. ठीक है, x, y. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किसी पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में डिनोट करती हूँ. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, -x, y. इट मींस यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, -x + iy. थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो जाते हैं आपके -x, -y. तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा वो क्या करेगा, -x, -iy. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस पॉइंट से एसोसिएटेड वो क्या होगा, x, -iy. ठीक है, तो बेसिकली आर्गन प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जहां पर
एक ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। ठीक है, ये तो बात हुई आर्गन प्लेन होता क्या है। 4 क्वाड्रेंट इसके भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट डिनोट करो, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट करा, ठीक है, 1 डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1,0, इस तरीके से -2,0। तो इनसे एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 2 + 0i, ठीक है, इस तरीके से 1 + 0i, -1 + 0i या -2 + 0i। तो अब एक बात देखो, एक्स एक्सिस पर आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है इमेजिनरी पार्ट 0। इट मीन्स जो एक्स एक्सिस पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक्स एक्सिस पे जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो प्योरली क्या होंगे रियल होंगे, क्योंकि उनका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहता है एक्स एक्सिस पे। सो इट मीन्स एक्स एक्सिस पर आपके केवल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, राइट। हम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं गाइस, रियल एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं ये सब चीज रफ कर दूं यहाँ से, ठीक है, अगेन अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर एक्सिस, ठीक है, तो आपकी जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस, बिकॉज every point on x axis या यू कहें every point on real axis every point on real axis has a complex number which is purely real. It means उस complex number का imaginary part क्या होने वाला है x axis पर 0 होने वाला है। सेम अगर बात करें y axis की, y axis पर क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि आपका यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है आर्गन प्लेन का एक्सिस का नेम। आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये तो बात हुई एक्सिस की। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो पहले उससे पहले आप आर्गन प्लेन की डेफिनेशन देख लो, वही है द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन, ठीक है, वो प्लेन जिसके हर एक पॉइंट पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड हो, मतलब हर एक पॉइंट से एसोसिएटेड या यू कोई हर एक पॉइंट पर लाई कर रहा हो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे प्लेन को क्या बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन, और एक और नाम होता है इसका गॉसियन प्लेन, ठीक है, आप ध्यान रखना 3 नाम होते हैं इसके, और आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड गॉसियन प्लेन, ठीक है, ये तो बात हुई आपके आर्गन प्लेन की, आर्गन प्लेन होता क्या है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की, हम आर्गन प्लेन में जो आपका आर्गन प्लेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे दिखाएं, ठीक है। देखो अभी जो आपने ऊपर पढ़ा था, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है आपने, मान लो यहाँ पर P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, इट मीन्स उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है y है, एंड यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x है, ये मीन्स होता है, और इसका मतलब है कि इस P पॉइंट से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है x + iy। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहला रहा है, ठीक है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर x और y का यूज कर रहे हो, ठीक है। पोलर में क्या होता था आपका, देखो आपने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब r और थीटा में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस पॉइंट P और x y तक पहुंचने का एक तरीका तो ये है कि आप x डिस्टेंस मेजर करो, y डिस्टेंस मतलब x y अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आप इस P पॉइंट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है पोलर तरीके से पहुंचने का, वो ये है कि आप क्या करो, देखो सपोज ये आपका पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है। अब आप पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको कैसे दिखाओगे, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं
x, y, और ये आपका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0, 0। अगर आप यहाँ से OP डिस्टेंस निकालो, OP डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट, देखो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x प्लस आई वाई है ना, ठीक है। अंडर रूट x² का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। कुछ याद आया इसको देखकर, ठीक है। ये आपका क्या होता था, मॉड्यूलस ऑफ z, 5.1 में पढ़ाया आपने मॉड्यूलस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये जो हमारी OP लेंथ है एक तरीके से क्या है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं r, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट लाइन की डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। और ये जो सेंटर से P पॉइंट को जोड़ रही है लाइन, इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मान लीजिए कि थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस के x एक्सिस के साथ मैंने माना ये कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। अब आप जो ये P पॉइंट को डिनोट करोगे यहाँ पर, वो x y में ना डिनोट करके किस में डिनोट कर लोगे इस पॉइंट को, r थीटा में, बिकॉज अब आपको इसके पोलर कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, ठीक है। r भी पता है आपको, r कैसे निकालोगे आप, मॉडुलस करके, ठीक है। एंड थीटा, थीटा क्या होता है आपका यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यू कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। तो यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है, एक तरीका तो ये है कि मैं उसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस मेजर कर लूं, मतलब मुझे नोन हो तो मैं उस P पॉइंट को डिनोट कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मुझे r डिस्टेंस पता हो, मुझे एंगल पता हो, मतलब मॉडुलस पता हो, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट पता हो, तो भी r और थीटा की हेल्प से मैं उस पॉइंट को लोकेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखो जब x और y था तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x प्लस आई वाई, ओके। बट जब आप r और थीटा हो गए तब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखते हैं। देखो जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपके पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये तब था जब आपको x और y कोऑर्डिनेट पता हो। अब आप यह चीज देखो, यहाँ से इस P पॉइंट की x y डिस्टेंस थी, इसका मतलब x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है इसकी y, एंड y एक्सिस डिस्टेंस कितनी है इसकी x, यही तो मीनिंग हुआ। अगर आप इस पॉइंट इस एंगल में देखो, किसमें, ट्राइंगल में, सॉरी, OP, ये क्या है आपका, मान लीजिए A, ठीक है, OPA में देखो, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होगी, ठीक है। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA में ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही हम सुनते हैं तो फर्स्ट थ्योरम दैट विल स्ट्रक इन अवर माइंड व्हिच इज, इट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ठीक है, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका OP क्या आने वाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी यानी कि r डिस्टेंस क्या आ गई यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गई। यहाँ से भी वही आ गया, चाहे आप तो वैसे निकालो मॉडुलस वाले तरीके से, ऐसे निकालो, तब भी आपकी r की डिस्टेंस ये आने वाली है। अब बात करते हैं थीटा की। अब देखो इन ट्राइंगल OPA में अगर आप वैल्यू निकालो cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन आर। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन आर, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, विच इज r cos थीटा, एंड वैल्यू ऑफ y इज r sin
थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो, z था ना आपका x प्लस आई वाई, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो z इज इक्वल्स टू, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा r cos थीटा प्लस i, y की जगह क्या आ जाएगा r sin थीटा, r कॉमन, ये हो गया आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हो गया आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आप उसको चेंज किस में कर सकते हो, पोलर क्वेश्चन आता है आपका, आपको क्वेश्चन देके रखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में, और आपसे बोला जाता है चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म, तो आप किस तरीके से चेंज करोगे वो तो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे, बट फॉर्म क्या होगी उस पोलर फॉर्म की, वो ये है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए और मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तभी तो मेरा ये किस में चेंज हो सकता है, पोलर फॉर्म में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा वैल्यू रख के। अब बात करते हैं आर की वैल्यू कैसे आएगी, आर की वैल्यू तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, या तो मॉडुलस से फाइंड आउट कर लोगे। अब प्रॉब्लम आती है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है, थीटा क्या आपका एम्पलीट्यूड, अब चेक करते हैं कि एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं और ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। देखो गाइस, अभी आपको समझाया था, आपका अगर x जो पोलर फॉर्म में अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट पता है किसी पॉइंट के, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इसके मुझे पोलर कोऑर्डिनेट पता है p r कॉमा थीटा, इसका मीन्स ये डिस्टेंस तो r हो जाती है और ये आपका हो जाता है एम्पलीट्यूड थीटा। थीटा क्या हो सकता है, देखो थीटा आप एंगल, थीटा क्या है बेसिकली एंगल है ना, पहले तो ये बात समझो कि ये क्या आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, आर्गुमेंट z बोलो या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो, ठीक है, एंगल है, एंगल आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, देखो एंगल आपका देखो ये 0 होता है, π/2 ये पाई, ये 3π/2 अगेन ये क्या हो जाता है 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लो मेरा थीटा आ गया या एम्पलीट्यूड आ गया मेरा π/3, ठीक है, लेकिन अगर मैं π/3 आ गया 2 पाई पर आई, 2 पाई से मैं फिर आगे बढ़ी तो 2 पाई प्लस π/3 सेम वैल्यू देगा मुझे, ठीक है, 4 पाई प्लस π/3 भी वही वैल्यू देगा जो π/3 देगा, 6 पाई प्लस π/3 भी मुझे वही वैल्यू देगा जो π/3 देता है। इट मीन्स एम्पलीट्यूड तो बहुत सारे हो गए, बट किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तो एक ही एम्पलीट्यूड हो सकता है ना, या एक ही आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए देखो पहले इन्होंने बोला था कि आप थीटा की वैल्यू लो 0 to 2 पाई, इट मीन्स आप थीटा ले लो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 2 पाई से, ठीक है, ऐसे ले लो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, अगर आप 2 पाई से बड़ा एंगल लेते हो तो रिपीट हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए फिर उन्होंने क्या बोला कि आप थीटा को कैसे लो, जो आप एम्पलीट्यूड है वो आप कैसे लो, थीटा की वैल्यू लो आप पाई से छोटी एंड माइनस पाई से बड़ी, इसको ध्यान रखना, जो आपका एम्पलीट्यूड है या आर्गुमेंट है वो लाई करता है -पाई टू पाई के बीच में। देखो दोनों बातों में वैसे एक ही जैसी है, अगर आप थीटा इसको लो, फर्क क्या है दोनों बातों में, देखो 0 to 2 पाई में आपका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 to 2 पाई, सारे एंगल इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। -पाई टू पाई में क्या है, देखो माइनस पाई आपका कहाँ करता है, -पाई मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ क्लॉकवाइज में चलेंगे तब मेरा -पाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला, -पाई से बड़ी वैल्यू, देखो माइनस पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, -पाई से बड़ी वैल्यू, देखो यहाँ ये वाली सारी वैल्यूज रहेंगी ना, -पाई से बड़ी, तो -पाई से बड़ा यही तो होगा। ठीक है, इसका मीन्स यहाँ से सारी वैल्यू कवर्ड हो गई इसमें। तो इन्होंने बोला पाई से छोटी या पाई के इक्वल, पाई कहाँ आता है आपका, यहाँ पर आता है, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हो एंटी क्लॉकवाइज तो आपका पाई यहाँ पड़ता है, वो बोल रहे हैं पाई से छोटी, तो पाई से छोटे में भी ये सारी वैल्यूज आ गई, इसका मतलब -पाई से बड़ी एंड पाई से छोटी, तभी तो बात वही आ रही है, सारे एंगल तो हमारे इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, बात वही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी रिपीट हो रहे थे, इसमें रिपीट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, -पाई से बड़ी एंड पाई से छोटी, तो -पाई से बड़ी इधर
एंड पाई से छोटी इधर, तो सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही है। सो इस वाली तो हम लेते हैं ये वाली वैल्यू, कौन सी, थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी एंड पाई से छोटी, और इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़े थे ना थर्ड चैप्टर में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, तो वैसे ये क्या है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये बात तो क्लियर हुई कि मेरा जो एम्पलीट्यूड होगा या आर्ग्यूमेंट जो भी मैं निकालूंगी वो मेरा माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स माइनस पाई से छोटा नहीं होना चाहिए और पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, या आप यूँ कह लो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब देखो इस तरीके से निकालने में, अगर जैसे मैं मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम दे दी, मुझे कोई फॉर्म दे दी z इज इक्वल्स टू, आप फाइंड करो 2 माइनस आई रूट 3, इसकी पोलर सॉरी इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो डिफरेंट क्वाड्रेंट में, देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए आपका आर्ग्यूमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, आप किस क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक करोगे, तो वो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक से अपना। देखो अब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं हर क्वाड्रेंट के। देखो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सिस के नाम लिख लेती हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स एंड वाई, x y and x dash y dash and this is x dash and y dash। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टॉपिक ये है हमारा कि हम आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपका डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट चेंज करोगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का साइन भी चेंज होता चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। देखो गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, मान लो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, x प्लस आई वाई फॉर्म का। राइट, मुझे फाइंड आउट करना है इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट थीटा। थीटा आर्ग्यूमेंट यही तो होता है, जो डिस्टेंस होती है सेंटर से P पॉइंट को मिलाने वाली, उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल वो बना रही है, वो आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका O हो गया, ये P हो गया, और मैंने ये डिनोट कर लिया A। ठीक है, OP ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो इसका मतलब है ये डिस्टेंस आपकी y है, P है, PA डिस्टेंस कितनी है आपकी y है, OA डिस्टेंस कितनी है x है, यही का मतलब होता है इसका xy का। अब देखो मैंने मान लिया कि जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें जो मेरा ये एक्यूट एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, लेट यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, लेट एंगल AOP इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, अल्फा अलग है, थीटा तो मेरा आर्ग्यूमेंट है, अल्फा मैंने इस ट्राइंगल के लिए लिया है OPA जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट ही किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल। मींस आप इस ट्राइंगल से जो अल्फा की वैल्यू निकालोगे ना, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है आपका, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। ठीक है, आप इसका मोड ले लो। मोड क्यों लो, क्योंकि आप हर क्वाड्रेंट में आपको किसी में माइनस भी मिल सकता है। ठीक है, तो माइनस क्या करेगा आपके एंगल, वो मोड क्या कर देता है, माइनस को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जब क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अल्फा मान लो। ठीक है, एक्यूट एंगल को अल्फा मान लो, वहां से tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, वहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर आप चेक करो कि आपका थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या आ रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी आप आगे करोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट ही मेरा एक्यूट एंगल के इक्वल आ जाता है।
ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अब थोड़ा और क्लियर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होगा गाइस? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा आपका -x, y, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? -x + iy टाइप का, ठीक है। अगेन हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना दिया अपना, जहाँ पर मैंने ये क्या ले लिया अपना एक्यूट एंगल, ठीक है, अल्फा। तो अगर मैं यहाँ से भी tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, वही रहेगी इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, ठीक है, tan अल्फा मेरा निकल गया। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड और मेरा जो एक्यूट एंगल है उसमें रिलेशन क्या है। देखो एम्पलीट्यूड मेरा यहाँ, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इस जो आपकी ये डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, यही तो आपका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। अब चेक करो थीटा से आप अल्फा की हेल्प से आप थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली, देखो पाई माइनस अल्फा, समझ में आ रहा है? देखो आपने क्या करा है, सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा मेरा कैलकुलेट हो गया। अब अल्फा से मैं थीटा कैसे निकालूं, मतलब अल्फा जो एक्यूट एंगल है मेरा, उससे मैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करूं। देखो मैंने एक चीज देखी भाई, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ना मैं, हर चीज अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है गाइस? पाई होता है। पाई में से अगर मैं ये अल्फा माइनस कर दूं तो मेरे को ये थीटा ही तो मिलेगा। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इट मीन्स फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट अगर आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? पाई में से एक्यूट एंगल को माइनस कर दोगे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? देखो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो आप ये देखो, थर्ड क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर लाई करेगा। पॉइंट क्या होंगे इसके? पॉइंट होंगे -x एंड -y, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो आपकी लाइन है उसका बनाया गया एंगल, यही होता है। बट यहाँ पर एक इशू आ गया। क्या इशू आ गया गाइस? देखो आपका जो थीटा होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है? पाई से बड़ी, पाई से छोटी है, माइनस पाई से बड़ी ये होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी ये वैल्यू थीटा की कहाँ जा रही है? पाई से बड़ी जा रही है ना, पाई से बड़ी वैल्यू जा रही है। बट पाई से बड़ी वैल्यू नॉट अलाउड इन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए अब क्या करा, ये जो वैल्यू थी ना मेरी, इसको मैं ऐसे ना लेके कैसे लूंगी, देखो ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी क्योंकि जब मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, यहाँ से जब मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया तो मेरा क्या हुआ, थीटा पाई से बड़ा चला गया। बट ऐसा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं यहीं से स्टार्ट करना है, मुझे पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाती है ना वो एंगल, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ना लेके अगर ऐसे ले लूँ तब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैंने इस तरीके से ले लिया, अब देखो अब आपका ये इस प्रिंसिपल पे सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो यहाँ से अगर आप ऐसी वैल्यू लेते हो, देखो माइनस पाई से बड़ी आ रही है वैल्यू, माइनस पाई से बड़ी तो अलाउड है, इसका मतलब अब ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पर भी होगा। अगर आप ऐसी वैल्यू लेते हो पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल के टाइप में लेते हो वैल्यू, तब आपकी पाई से बड़ी चली जाएगी। बट पाई से बड़ी वैल्यू तो अलाउड नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको निगेटिव डायरेक्शन में लोगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका निगेटिव एंगल बनाता है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लेते हो, ठीक है, तब आपका ये सही बैठेगा। तब आपका ये क्या बैठेगा, माइनस पाई से बड़ा। माइनस पाई से बड़ा तो अलाउड है, तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ के लिए हम पॉजिटिव एंगल ना लेके क्या लेते हैं, निगेटिव एंगल लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा थीटा जो है वो माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करना चाहिए ना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं वो निगेटिव एंगल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं होगा क्या वो। देखो ये होता है आपका थीटा, ठीक है। मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही काम सबसे पहले तो वही अल्फा निकालने का काम है हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिनोट किया, ठीक है। ये एंगल मेरा क्या होगा, अल्फा होगा, एक्यूट एंगल अल्फा होगा। सबसे पहले वही काम करेंगे,
tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे अपना, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखो गाइस, थीटा की वैल्यू देखो, ध्यान से समझना यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले तो आप इस तरीके से समझ लो, देखो मैं सबसे पहले मैं पूरा माइनस पाई तक चली, यहाँ से चल रही हूँ ना मैं, तो निगेटिव एंगल है, तो निगेटिव एंगल मतलब माइनस पाई। सबसे पहले मैं कहाँ तक चली, माइनस पाई तक, तो यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस पाई, ठीक है। माइनस पाई तक जाके फिर मुझे अल्फा क्या करना है, माइनस करना, तो माइनस पाई माइनस कौन सा एंगल माइनस करना है, माइनस अल्फा को माइनस करना है। बात समझ में आई, देखो माइनस पाई तक गए, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है ना, थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो माइनस पाई तक गए हैं हम, ठीक है, फिर माइनस वापस आए हैं, इसका मतलब माइनस कर रहे हैं, कभी आगे बढ़ के अगर पीछे आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस पाई तक गए, फिर माइनस किया, क्या माइनस किया, अल्फा, बट ये अल्फा भी क्या है हमारा, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया गया है, तो कौन सा अल्फा होगा, ये माइनस अल्फा। यहाँ से हमारा क्या आ गया गाइस, माइनस पाई प्लस अल्फा, और वी कैन से माइनस आप कॉमन ले लो तो इसको क्या बोल लोगे, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से अगर समझना चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो कैसे, देखो माइनस तो आप ले लो कॉमन बाहर, क्योंकि आप निगेटिव एंगल ले रहे हो तो माइनस तो आप पहले ही बाहर लिख लो, उसके बाद माइनस आपने बाहर ले लिया, उसको सिंपल कर लो, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पर क्या था, पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर भी यही है पाई माइनस अल्फा, बट यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप निगेटिव डायरेक्शन में एंगल ले रहे हो, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका पॉइंट होगा एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको इस पॉजिटिव डायरेक्शन में ना लेके कौन सी डायरेक्शन में लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन, ये है आपका थीटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डिनोट लोकेट करो ट्राइंगल को, यही आपका क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है, जिससे आप क्या निकालने वाले हो, ये आपकी मान लो वाई डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और ये वाली आपकी क्या होगी, एक्स डिस्टेंस हो गई, ठीक है जी। तो आपको tan अल्फा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बात आती है थीटा की, थीटा क्या होगा यहाँ पर, माइनस अल्फा के ऊपर, थीटा ही तो अल्फा है बट माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका जो एम्पलीट्यूड या थीटा होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात थी, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखो, दोबारा अपने हाथों से सॉल्व करो और सोचो कि ऐसा क्यों हो, ठीक है। सो एट लास्ट अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वैल्यूज याद कर लो, ठीक है। अगर देखो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका थीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो आपका थीटा होगा वो माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो थीटा आपका क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। इजी है याद करने में, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है बट साइन प्लस माइनस का फर्क है, सेकंड एंड थर्ड सेम है बट साइन का फर्क है, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो करते हैं हम कल की वीडियो में। आज आपने इतना सीखा है कि एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं, ठीक है, और डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू क्या क्या होती है ये हमने सीखा है आज, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करो, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।